गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? तो खैर आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो हम आज 16 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने पहले वाली वीडियो में 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। तो आज हम 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 16 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आता है, कम परिज्ञानता और बोधगम्यता। सेकंड ऑप्शन अपसारी चिंतन। थर्ड ऑप्शन अति सक्रियता। और फोर्थ ऑप्शन असतर्कता। तो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन कैसे होगा देखो, मतलब इसमें जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी क्या होती है कि क्रिएटिविटी वह घटना है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी उन लोगों के पास उपलब्ध क्षमता है। क्रिएटिविटी क्या है कि उन लोगों के पास उपलब्ध क्षमता है जो रचनात्मकता, दृढ़ता और कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, अपसारी चिंतन है ना, ये एक तरीके से मतलब खुली, मतलब एक क्वेश्चन का कई तरीके से जवाब दे सकते हैं हम। ठीक है, ओपन माइंडेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो 16 हो गया। अब 17 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक टीचर को क्या करना चाहिए? विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कहता है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। थर्ड ऑप्शन कहता है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि ऐसे कथन का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर सेकंड होगा। देखो, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, क्योंकि देखो जो अपना समाज है ना, ये विविध संस्कृतियों में बटा हुआ है। ठीक है, तो एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर अलग अलग संस्कृति, समाज, जाति के बच्चे आते हैं, तो उनके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनको एक छत के नीचे और बिना किसी भेदभाव के उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो एक टीचर को ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें आंसर सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 18 क्या कहता है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। सेकंड ऑप्शन कह रहा है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। थर्ड ऑप्शन कहता है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। फोर्थ ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। अब देखो, 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समस्या समाधान को समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर सुसाधित किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? सीखने की अभिप्रेरणा होती है, उसे किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो ऑप्शन पहला कहता है कि बच्चों को दंड देकर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कहता है कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर।
ऑप्शन 3 कह रहा है कि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, और ऑप्शन 4 कह रहा है कि यंत्रवंत याद करने पर जोर देकर, मतलब रट्टाफिकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर कायम रखा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्या कहता है, देखो 20 क्वेश्चन कह रहा है कि शर्मिंदगी क्या है। देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। सेकंड ऑप्शन कहता है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सेकंड, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखो 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ठीक है, अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विषय वस्तु को यंत्रवंत याद करना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सकल्पनाओं को के बीच संबंध खोजना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अनुकरण या नकल और दोहराना। तो इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर 2, कॉन्सेप्ट के बीच संबंध खोजना, यानी संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजना। तभी तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। जब कोई क्वेश्चन हम बच्चे को सॉल्व करने के लिए देंगे तो भाई वो ये तो देखेगा ना कि ये क्वेश्चन किस तरीके से, इसमें किससे इसका कैसे संबंध हो रहा है। ठीक है, एक चैन सी कैसे बन रही है, इस कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या रिलेशन है, कैसे इसका आंसर आया। तो वह क्या करेगा, कॉन्सेप्ट के बीच में संबंध को खोजेगा। क्वेश्चन नंबर हम 22 पे आते हैं। हम 22 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 22 क्वेश्चन कह रहा है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्र की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। इसके आधार पर वह क्या कर सकती है, दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 कह रहा है कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन 3 कहता है कि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्र से अलग कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन 4 कह रहा है कि अधिगम यानी सीखने में केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होगा, जो गलतियां होती हैं ना, ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर। तो पर देखो त्रुटियां, जो गलतियां हैं, गलतियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अब बच्चा गलती करेगा तब भी तो वह सीखेगा ना, बिना गलती के कौन सीख जाता है। ठीक है, अब गलती से ही वह सीखेगा। तो गलतियों को जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका एक हिस्सा मानना चाहिए, ना कि उसको नकार देना चाहिए। ठीक है, इसलिए त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए अर्थपूर्ण होती है, मीनिंगफुल होती है। ठीक है,
अब हम आते हैं 23 पे। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये कह रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन कह रहा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो 23 का राइट आंसर होगा बच्चों को सीखने में कठिनाई तब होती है जब जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, तब बच्चों को कठिनाई होती है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 क्या कह रहा है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो ऑप्शन फर्स्ट है उच्च उत्तेजना और उच्च भय। सेकंड ऑप्शन कह रहा है निम्न उत्तेजना और उच्च भय। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कोई उत्तेजना नहीं और कोई भय नहीं। तो 24 का राइट आंसर होगा 3, संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है ये। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं सॉल्व। 25 क्या कह रहा है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में पहला ऑप्शन क्या कहता है कि बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो 25 का क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं हम। 26 देखो, अधिगम यानी सीखना, सीखने के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है योग्यता सुधार्य है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है योग्यता अटल है। ऑप्शन 3 कह रहा है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन 4 कह रहा है असफलता अनियंत्रित है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, योग्यता सुधार्य है। योग्यता क्या है, सुधार्य है। अब 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है देखो, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सेकंड कहता है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बारंबार परीक्षाएं होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ कह रहा है कि अन्वेषण और संवाद। तो 27 का राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ होगा अन्वेषण और संवाद। ठीक है, ये सहायक है। अब 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 28 एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है। इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है देखो, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। ठीक है, ऑप्शन सेकंड स्वनियमन। ऑप्शन 3 आत्मकेंद्रिता। ऑप्शन 4 मनोवैज्ञानिक विकार। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड स्वनियमन। ठीक है, और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे।
क्वेश्चन नंबर 29 देखो, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों को नामांकित करना। ऑप्शन सेकंड, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। ऑप्शन थ्री, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। और ऑप्शन फोर कह रहा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो ऑप्शन पहला कह रहा है केवल आनुवंशिकता पर। सेकंड ऑप्शन कह रहा है केवल पर्यावरण पर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा फोर्थ, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन 30 हो चुके हैं पूरे पेडागोजी के। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो और थैंक यू जी।